हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे सफलता एनसीईआरटी सीरीज़ के लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। एंड उसके बाद आप लोगों के लिए एक पीवाईक्यू सेशन भी अपलोड कर दिया जाएगा। एक पीवाईक्यू सेशन जिसमें अराउंड, क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो अराउंड 250 क्वेश्चंस एंड ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन होगा। ओबियसली 250 है तो मैक्सिमम पीवाईक्यूज एंड ऑल्सो कुछ एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन से क्वेश्चन होंगे एंड ऑल्सो सेल्फ मेड क्वेश्चंस जिनके आने की प्रोबेबिलिटी 2027 के एग्ज़ाम में ज़्यादा होगी, क्योंकि सीबीटी मोड में होने वाला है टेस्ट। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट चीज़, एक शॉर्ट सेशन अपलोड होगा जिसमें नोट्स, क्वालिटी नोट्स के थ्रू पूरे चैप्टर को रैप किया जाएगा। शॉर्ट नोट्स सेशन कंप्लीट होगा 1 से 2 हार्ड ड्यूरिंग होगी, जिसमें हम लोग नोट्स के थ्रू इस पूरे चैप्टर को रैप अप कर देंगे। एंड उसके बाद हम डायरेक्ट सितंबर के अराउंड एक और रिवीजन सीरीज चालू कर देंगे, जिसमें हम फिर से पढ़ेंगे। तो तब तक आप लोगों का पीवाईक्यूज एंड नोट्स के थ्रू रिवीजन होता रहेगा, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें ऑटोमेटिकली फीड होती रहेंगी, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम की फेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक पीवाईक्यू सेशन एंड एक शॉर्ट नोट सेशन जो कि अपलोड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड आज हमारे जो टॉपिक हैं वो है साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। तो जैसा कि अब तक हमने राइबोसोम्स तक कवर कर लिया था हमारे लास्ट लेक्चर में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी सफलता एनसीईआरटी सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाके आप ऊपर के लेक्चर कवर कीजिए, जिससे आपको ये लेक्चर और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। साइटोस्केलेटल बेसिकली ये होते हैं, साइटोस्केलेटल ये एक नेटवर्क है, फिलामेंटस प्रोटीन्स का नेटवर्क। क्या है ये? फिलामेंटस नेटवर्क है। फिलामेंटस प्रोटीन्स, नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन्स, यानी फिलामेंट्स है बेसिकली प्रोटीन्स के, लाइक दिस समथिंग। An elaborate network of filamentous proteinaceous structures consisting of microtubules, microfilaments, and intermediate filaments present in the cytoplasm is collectively referred to as the cytoskeletal. Cyto means cell and skeletal means frame, मीन्स ये सेल का फ्रेम बनाते हैं। द साइटोस्केलेटल इज इन अ सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, ये मोटिलिटी भी करवाते हैं, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। तो बेसिकली ये प्रोवाइड शेप करते हैं, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द सेल्स। ये ऑल्सो प्रोवाइड करवाते हैं मोटिलिटी। फ्लेजिला इज मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन विच इज ए माइक्रोट्यूब्यूल। तो जो फ्लेजिला है, फ्लेजिला जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है, फ्लेजिला जो कि ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है जो कि फिलामेंटस प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो बेसिकली साइटोस्केलेटन 3 प्रकार के होते हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल लाइक फ्लेजिला, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट जो कि एक्टिन फिलामेंट भी होते हैं, माइक्रोफिलामेंट जो कि एक्टिन फिलामेंट भी होते हैं। तो हमारे सिलेबस में साइटोस्केलेटन का बहुत डिटेल वाइज स्टडी नहीं दिया है, इस वजह से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कितने टाइप्स के होते हैं, जो कि अभी एक माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। एंड माइक्रोफिलामेंट्स का जो एग्जांपल है वो, माइक्रोट्यूब्यूल का जो एग्जांपल वो फ्लेजिला याद रखिए। एंड ऑल्सो दीज आर फिलामेंटस प्रोटीन्स। नेक्स्ट वी विल मूव अहेड टू दी सीलिया एंड फ्लेजिला। तो सीलिया एंड फ्लेजिला को हम डिटेल वाइज गिवन है, क्योंकि ये बहुत प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। द मेजर डिफरेंस इज प्रोकैरियोट फ्लेजिला, प्रोकैरियोट वर्सेज यूकैरियोट। फ्लेजिला में मैंने जब आपको प्रोकैरियोट पढ़ाया था तब बताया था कि प्रोकैरियोट्स का जो फ्लेजिला है वो बना होता है फ्लेजिलिन प्रोटीन का। किसका बना होता है? फ्लेजिलिन प्रोटीन का। जबकि जो यूकैरियोटिक फ्लेजिला होता है वो बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि एक माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल। सो लेट्स सीलिया एंड फ्लेजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ।
तो दोनों ही हेयर लाइक आउटग्रोथ्स है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क एज लाइक ओर्स कोजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और सराउंडिंग फ्लूइड। जो सीलिया है या तो वो खुद मूव करेगा सेल को या फिर सेल के अंदर फ्लूइड को। इट वर्क लाइक एज ओर्स। ओर्स का मतलब, इसका मतलब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया मूव सराउंडिंग फ्लूइड ऑफ द सेल। फ्लैजेला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। तो जो सीलिया है वो या दोनों काम करेगा बेसिकली। सीलिया वर्क एज ओर्स, बोथ वर्क सेल मूवमेंट एंड ऑल्सो फ्लूइड मूवमेंट। वाइल फ्लैजिला जो है वो सेल मूवमेंट में काम करेगा। आउटसाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लैजिला, नॉट प्रेजेंट इनसाइड द सेल movement. The prokaryotic bacteria also possesses flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella. Now let's understand the structure of cilia and flagella. Basically जो cilia और flagella का जो arrangement होता है, जो basically eukaryotic arrangement होता है, वो 9+2 arrangement होता है। Let's study it in detail here. 9+2। अब इसको 9+2 arrangement क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 9 doublet structures होते हैं, 9 doublet। and 2 means 2 signal at peripheral at center of the cell में present होते हैं। so 9+2, इस वजह से इसको 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं, 9+2 अरेंजमेंट। so let's read it. सेक्शन ऑफ सीलिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से ली गई फोटो है, मतलब उसमें दिखाया गया है। एंड ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो आउटर मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड जो पेरीफेरल पोजीशन पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो डबलेट के स्ट्रक्चर में होते हैं, डबल्स होते हैं। एंड इन डबलेट्स के बीच में भी आप देखेंगे एक ग्रीन कलर का, क्या एनसीईआरटी में होगा डायग्राम, जो कि उसे बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। जो दो डबलेट्स के बीच में जो ब्रिज होता है उसे बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज, जो कि किस प्रोटीन का बना होता है? नेक्सिन प्रोटीन का, नेक्सिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। एंड जो डबलेट्स यानी जिससे कनेक्टेड हो रहे हैं, डबलेट्स कनेक्टेड टू दी मेन सेंटर हब, इस हब से जो ये कनेक्टिविटी है, ये वाली आप देख सकते हैं, ये वाली इसे बोलते हैं रेडियल स्पोक। ये वाली रेडियल स्पोक। एंड ये वाला सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल जो कि 2 है, सिंगलेट है बेसिकली, बट दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द इंटरसिग्नल ब्रिज, जो कि इंटरसिग्नल ब्रिज से कनेक्टेड है। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं वो ये वाले दीज स्ट्रक्चर्स, दीज वन, इनको बोलते हैं बेसिकली, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं डाइनिन आर्म। बेसिकली ये एटीपेज एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, एटीपेज एक्टिविटी। सो हमने अभी सीलिया और फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया, जिसमें बाहर की ओर होती है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमें 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जिसमें हमें 9 डबलेट्स स्ट्रक्चर जो कि आउटसाइड ऑफ द सेंटर हब देखने मिलते हैं, एंड 2 डबलेट्स एट द सेंटर हब, एंड both the inter-doublet bridge are connected by a inter-doublet bridge, while all the 9 doublets connected to the central hub through a radial spoke connect doublet to the central sheath। एंड जो डाइनिन आर्म्स जो कि इंटर डबलेट्स के बाहर लगे हुए हैं, ये एटीपेज एक्टिविटी का काम करते हैं, और दोनों सेंटर हब के जो सिंगलेट है वो भी आपस में कनेक्टेड होते हैं टू ए इंटरसिग्नल ब्रिज। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं, अगर गिवन है, डेफिनेटली इट इज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सीलियम और फ्लैजिला सो दैट दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस वाज आवर, इसके बारे में मैं बात कर रहा था। देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनीम। तो जो बेसिकली सीलिया और फ्लैजिला का जो कोर है, ये वाला इतना, इसे बोलते हैं एक्सोनीम। The core of cilia and flagella is called axoneme।
possesses a number of microtubules running parallel to the long axis. Those are doublets. The axoneme usually has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. Such an arrangement of axonemal microtubules is referred to as the 9+2 arrangement. The central tubules are connected by bridges and is also enclosed by a central sheath. तो ये वाली शीथ इसे बोलते हैं सेंट्रल शीथ, जो रेड कलर की बनी हुई है इसे बोलते हैं सेंट्रल शीथ. ये वाली ये वन भी है यहाँ पे, which is connected to one of the tubules of each peripheral doublets by a radial spoke. So obviously outer doublets are connected to the central sheath by a radial spoke. Thus there are 9 radial spokes. तो 9 radial spokes क्यों है? क्योंकि बाहर 9 doublets हैं और हर एक doublets connected to the central sheath. हर pair of central doublets से connected है. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. Those linkers are called interdoublet bridge which made up of nexin protein. मैंने बता दिया ऊपर डायग्राम में. Both the cilium and flagellum emerge from the centriole-like structure called the basal bodies. तो दोनों ही सीलियम और फ्लैजेलम किससे बाहर निकलते हैं? These are from the centriole-like basal bodies. यानी ये किससे बने होते हैं? बेसल बॉडी से. बेसल बॉडी से कौन बना होता है भैया? सीलिया एंड फ्लैजेला. दैट्स इट. इतना ही हमारे सिलेबस में. अब हम आगे पढ़ने वाले हैं सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली. बेसिकली ये ऑर्गेनेली है, यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स. तो बेसिकली 2 ऐसे सेंट्रियोल्स होते हैं, एक ऐसे एंड एक ऐसे. ये बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इस स्ट्रक्चर को जब ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर प्रेजेंट होते हैं एंड ये बाहर एक अमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल से सराउंड होते हैं, लाइक दिस समथिंग. दिस पेरिफेरल मटेरियल से सराउंड होते हैं. इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेंट्रोसोम. दीज आर सराउंडेड बाय अमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर मोलिक्यूल्स. Both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other, which each has an organization like the cartwheel. तो एक कार्टव्हील की तरह ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं. ओके, हमारे पास इसका स्ट्रक्चर नहीं है. लेट मी मेक इट. सो बेसिकली ये ऐसा होता है, इसमें ट्रिपल इसका जो अरेंजमेंट होता है वो 9+0 अरेंजमेंट होता है. 9+0 अरेंजमेंट. 9+0 अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रोसोम. एंड इसमें जो 9 है ये ट्रिपलेट्स हैं. वाइल इन सीलिया एंड फ्लैजेला ये डबलेट्स थे. एंड इनके जो सेंट्रल हब है, बेसिकली अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, हम जैसे यहाँ पे बना लेते हैं एक, ये ट्रिपलेट हो गए. ओके, एक ही बना लेते हैं. ओके, 3 बन गए ना. अब इनको ओहो कॉपी. भैया ये कॉपी नहीं हो रहा है यार. मान लो ऐसे यहाँ भी 3 है या ओह यहाँ पे भी 3 है, 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 यहाँ पे भी 3 है. 1 2 3 4 5. तो ऐसे करके 8 होते हैं. तो जो इनका सेंटर पे हो जाता है, यहाँ हब पे कोई भी डबलेट या फिर सिंगलेट प्रेजेंट नहीं होते हैं. डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल शीथ होते हैं. इस वजह से इसको 9+0 अरेंजमेंट कहा जाता है. ये प्रोटीनियस हब है. ये प्रोटीनियस, यहाँ पे कोई नो माइक्रोट्यूब्यूल एट सेंटर. नो माइक्रोट्यूब्यूल एट द सेंटर. रेडियल स्पाइक से ये कनेक्टेड होते हैं. एंड ऑल्सो कार्टव्हील लाइक पैटर्न. आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा, ये कार्टव्हील बैलगाड़ी का पहिया नहीं होता है, उसमें से चारों ओर से लगा होता है, सारे बीच में कनेक्ट होते हैं, वैसे ही इसकी अपीयरेंस है. बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इज फॉर्म्ड ऑफ सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर. वो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि उनका जो स्ट्रक्चर है सीलिया एंड फ्लैजेला का, वो बेसल बॉडी से बना होता है. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibers of tubulin protein. ये जो 9 इन
ट्रिपलेट स्ट्रक्चर जो कि ट्यूबुलेंट प्रोटीन का बना होता है। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट, द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड, यानी आपस में भी कनेक्टेड होते हैं, जो हमने हमारे डायग्राम में किए नहीं थे, आपस में भी कनेक्टेड होते हैं। The central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous and called the hub, इसे proteinaceous hub कहा जाता है, which is connected with tubules of the peripheral triplets by radial spokes, ये radial spokes से connected होते हैं, जो कि made of protein होता है। ये radial spokes भी protein से बना होता है, ये radial spoke made of protein, made of protein। द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी, अब जो सेंट्रियोल है ये बेसल बॉडी बनाते हैं, एंड बेसल बॉडी जो सीलिया और फ्लैजिला को प्रोड्यूस करती है, एंड स्पिंडल फाइबर्स। तो बेसिकली सेंट्रियोल्स का क्या काम है? सेंट्रियोल्स वर्क मेन फर्स्ट बेसल बॉडी बनाना, बेसल बॉडी, एंड बेसल बॉडी फर्दर किसको बनाएगी? सीलिया एंड फ्लैजिला। सेकंड स्पिंडल फाइबर्स, आप सभी को पता होगा जैसा कि स्पिंडल फाइबर्स जो है सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं, सेल डिवीज़न इन एनिमल सेल्स, और ये एब्सेंट होती है ऑर्गेनली, एब्सेंट इन प्लांट्स, एब्सेंट इन प्लांट्स। दैट्स इट। तो अभी तक हमने सीलिया एंड फ्लैजिला, साइटोस्केलेटल एज वेल एज सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स पढ़ लिया है। सो लेट्स नाउ मूव टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो कि किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टैंड बाय द बेसिक डाइज वॉज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। तो बेसिकली इसको जो नेम दिया था, डिस्कवर तो कर दिया रॉबर्ट ब्राउन ने, लेकिन जो स्टेन न्यूक्लियस जिस स्टेन से होता था बाय द बेसिक डाई, तो इसका जो नेम दिया था वो क्रोमेटिन बोला गया था। तो न्यूक्लियस को जो फ्लेमिंग ने जो नेम दिया था वो था क्रोमेटिन। द इंटरफेज न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग, तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड एलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन। तो जो ना ये एलाबोरेटेड, एक्सटेंडेड एंड इनडिस्टिंक्ट मीन्स नॉट डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है। हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड एलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कोल्ड क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज आर कोल्ड न्यूक्लियोली। ये प्रेजेंट होते हैं जब एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, कोल्ड न्यूक्लियोली। वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज को बोलते हैं न्यूक्लियोली, जो सिंगल जो न्यूक्लियोलस, ये रहा, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज होता है एक न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्वियसली। अब इसी मेम्ब्रेन की वजह से हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं टू इनसाइड एंड आउटसाइड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म ऑब्वियसली द मैट्रिक्स फ्लूइड ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। Electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with a space between जो कि 10 से 50 नैनोमीटर का होता है, कोल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब दोनों ही जो सेल्स जो इसकी लेयर्स होती हैं, ऑब्वियसली न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेनेबल स्ट्रक्चर, तो इसकी जो आउटसाइड जो सेल होती है, आउटसाइड जो मेम्ब्रेन होती है एंड जो इनर मेम्ब्रेन होती है, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो स्पेस होता है, उससे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनेबल स्पेस या फिर पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जो कि 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। लाइक एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आउटर लेयर होगी सपोज, एंड ये इनसाइड लेयर होगी। तो अब जो ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये वाला, इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनेबल स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनेबल स्पेस। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर, ये इनर, एंड इनके बीच में जो है ना न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स, जहाँ पे ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में कोलाइड कर जाती है। ये यहाँ से मिल गई तो ये वाला स्पेस जो है खाली हो जाता है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। यहाँ से ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स होता है इनसाइड टू आउटसाइड। अब ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली क्या हो सकता है आप बताइए? न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए।
और क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट? ऑब्वियसली आरएनए। आरएनए कहाँ से गया? डीएनए से बनेगा आरएनए। अब न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स नहीं होते, तो जो आरएनए है वो बाहर जाएगा। RNA will move out of the nucleus and in cytoplasm due to help of the ribosomes it will form the protein. अब प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बने तो प्रोटीन को वापस अंदर आना होगा, तो न्यूक्लियस से बेसिकली आरएनए बाहर जाते हैं टू फॉर्म द प्रोटीन्स। एंड प्रोटीन्स जो कि न्यूक्लियस के काम में आते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी हैं जो न्यूक्लियस को भी काम आएंगे, वो साइटोप्लाज्म में फिर न्यूक्लियस के अंदर भेजे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज न्यूक्लियर पोर्स। Forms a barrier between materials present inside the nucleus and that of cytoplasm. बेसिकली दो लेयर्स है वो डिवाइड कर देती है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब तो जो बाहर वाली लेयर है, जो आउटसाइड जो लेयर है, ये बेसिकली जो है यहाँ पे बहुत क्लोज होती है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत क्लोज होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम्स इन इट। तो जो आउटसाइड जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, उसके आउटसाइड पे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स। इसलिए जब दोनों ही मेम्ब्रेन आपस में कोलाइड कर जाती हैं तो वहाँ पे माइन्यूट पोर्स बन जाते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। दीज न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेजेस थ्रू विच मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन मोलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। RNA बाहर जाते हैं, प्रोटीन अंदर आता है। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रीक्वेंट ऑब्जर्व्ड। अब न्यूक्लियस का नंबर कैसे वेरी करता है एक सेल में? जैसे अब बात करते हैं RBC में। RBC जो कि मैच्योर्ड मैमेलियन RBC होता है, उसमें RBC, अनदर विच इज ट्रैकियाड, वेसल, फाइबर ऑफ जाइलम, ये तीनों जाइलम के, एंड सीव ट्यूब एंड फाइबर ऑफ फ्लोएम। इनके पास अपना नो न्यूक्लियस होता है, इनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है। RBC के पास है नो न्यूक्लियस, ट्रैकियाड के पास, वेक्सल के पास, फाइबर के पास नो न्यूक्लियस, सीव ट्यूब एंड फाइबर के पास नो न्यूक्लियस। RBC के पास न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मैक्सिमम स्पेस होता है वो ऑक्सीजन कैरियर के लिए बचाया जाता है, इसलिए इसको न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं होती। एंड जो सीव ट्यूब्स एंड फाइबर में न्यूक्लियस नहीं होता, ये इंस्ट्रक्टेड बाय द कंपेनियन सेल। अगर किसी को ये लग रहा है कि कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, फाइबर ये हमने पढ़ा नहीं है, तो आप चिंता मत कीजिए। जब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ दी और एनाटॉमी पढ़ रहे होंगे तो ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे उस टाइम पे। सो can you recollect names of organisms that have more than one nucleus per cell? Some mature cells even lack nucleus, like erythrocytes of many mammals, sieve tubes of cell vascular plants। ये हमने बता दिया है। और किसी के पास मोर देन वन न्यूक्लियस, तो ऑब्वियसली पैरामेशियम, जैसा हम सब ने पढ़ा है, मोर देन वन न्यूक्लियस। एग्जाम्पल इसमें पैरामेशियम आएगा, पैरामीशियम जिसके पास दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। एंड अनदर इज फंजाई में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो फाइकोमाइसीड्स, जिनके पास दो से ज़्यादा न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है, जिसे हम कोइनोसाइटिक कंडीशन भी बोलते हैं। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के मैट्रिक्स में। द न्यूक्लियोली आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोली हैं वो स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इस न्यूक्लियोप्लाज्म में। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज़ नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो जो न्यूक्लियोलस है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, उसका जो कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म के साथ ही रहता है, बट इट सीम्स टू बी डिफरेंट। ऐसे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन वो एक जगह इकट्ठा रहता है। इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस। तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है
जो ये न्यूक्लियोलस होता है ये एक्टिव राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए सिंथेसिस की एक्टिव साइट है। यहाँ पे आरआरएनए बनता है। लार्जर एंड मोर न्यूमरलस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। तो जिन सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस बहुत होता है वहाँ पे न्यूक्लियोलस आर बिग एंड मैनी, वहाँ पे न्यूक्लियोलस ज़्यादा बड़ा होगा और वहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियोलस ज़्यादा होने से आरआरएनए का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, आरआरएनए ज़्यादा बनेगा तो राइबोसोम ज़्यादा बनेगा, और राइबोसोम के ज़्यादा बनने से आपको इनडायरेक्टली प्रोटीन, राइबोसोम से तो इनफैक्ट डायरेक्टली प्रोटीन बनता है तो वो ज़्यादा देगा। इन ए सेल दैट मेक्स हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, जिस सेल में ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन बनेगा वहाँ पे ज़्यादा बड़े न्यूक्लियोलस और बहुत ज़्यादा नंबर्स में आपको न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये यहाँ पे बेसिकली गिवन है, मीन्स मोर द नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस, मोर द नंबर ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस एंड मोर द नंबर ऑफ राइबोसोम फॉर्म्स। एंड राइबोसोम ज़्यादा होगा तो प्रोटीन ज़्यादा बनेगा, इसलिए सेल भी प्रोटीन ज़्यादा कैरी करेगा। सो हमने ट्रांसपोर्ट भी देख लिया है बेसिकली कि एक सेल में से डीएनए और आरएनए बाहर जाएगा और प्रोटीन बाहर से अंदर आएगा। सो नाउ वी विल डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस न्यूक्लियस, that is basically chromosomes. You may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin. हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि जो इंटरफेज होता है उसमें एकदम से एक्सटेंडेड और एलाबोरेटेड इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियोप्रोटीन नेटवर्क प्रेजेंट होता है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। सो बेसिकली बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेज ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड करता है तो सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स। जैसे आप बात करते हैं, हम एक अनडिवाइडिंग या नॉन डिवाइडिंग सेल की बात करते हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल, नॉन डिवाइडिंग, इसमें जो बेसिकली जो न्यूक्लियस है उसमें जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बेसिकली वी कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो बेसिकली इट इज़ दे आर नॉट लाइक इन ए स्ट्रक्चर्ड वे, एलाबोरेट है, एक्सटेंडेड है और इनडिस्टिंक्ट है, यानी कुछ भी ऐसा बना हुआ है स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रक्चर वे में नहीं है, ऐसे ही पड़े हुए हैं लाइक। बट जब सेल डिवाइड करता है वैसे डिवाइडिंग सेल तब ये एकदम स्ट्रक्चर फॉर्म में आ जाते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म में, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ऐसा समझ लो भैया, जब आप घर पे अकेले रहते हो तो अकेले पड़े हो किसी भी कोने में, कोई चीज़ कहाँ पड़ी है कोई चीज़, लेकिन जब मेहमान आने वाले होते हैं तब आप सारी चीज़ों को एकदम अच्छे ढंग से, कपड़े अलमारी में रखे हुए हैं, बेडशीट अपनी जगह लगी हुई है, पर्दे बंद हैं, आपने एकदम स्ट्रक्चर वे में सब कुछ अरेंज किया हुआ था। जब कोई नहीं होता तो आप कहीं भी लेट जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार से जब एक सेल डिवाइड नहीं करता है तो उसका जो बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, यानी उसको कुछ काम नहीं है। बट जब वो डिवाइड करना होता है तो एकदम वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ जाता है, एकदम छोटे फॉर्म में, न्यूक्लियर इज इन डिवाइडिंग स्टेज। जब ये ऐसे स्ट्रक्चर आ जाता है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस को सिग्नल होता है कि अब सेल डिवाइड कर रहा है, हमें इसको एकदम स्ट्रक्चर वे में रखना पड़ेगा। सो सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स एंड इस स्ट्रक्चर्ड वे को बोलते हैं क्रोमोसोम। इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस, क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। अब जो हिस्टोन प्रोटीन्स है आप 10th-12th क्लास में पढ़ेंगे कि वो हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिकली डीएनए को पैक करने में हेल्प करते हैं। जब बेसिकली एक सेल डिवाइड कर रहा होता है तो इतने सारे डीएनए को कैसे न कैसे तो पैक करना पड़ेगा, तो इस डीएनए को जो पैक करने वाले प्रोटीन्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। एंड कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का भी यूज किया जाता है जो कि बेसिकली क्रोमोसोमल प्रोटीन होते हैं, एनएचसी प्रोटीन, वो भी एनएचसी प्रोटीन बोलते हैं। ऑल्सो आरएनए, ये हेल्प करते हैं डीएनए को पैक करने में। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 chromosomes। तो जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग वो है 46 एंड पेयर में है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। सो ये जो साइज बनता है ये है 2.2 मीटर लॉन्ग। अब सोचिए एक छोटे से सेल में 2.2 मीटर लॉन्ग का डीएनए कैसे आएगा। सो इसीलिए इसको एकदम स्ट्रक्चरल फॉर्म में, क्रोमोसोम्स में एकदम इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में पैक करना पड़ता है ताकि हम इसको इजीली रेप्लिकेट कर पाएँ।
जिससे सेल डिवाइड करने में हेल्पफुल होता है। So you will study the details of DNA packaging in the form of chromosome in the class 12th। ये पूरा पार्ट आपको क्लास 12th के MBI चैप्टर में डिटेल वाइज स्टडी किया जाएगा कि कैसे एक DNA डिवाइड करता है, कैसे वो पैकिंग होती है, कैसे वो 1 by 1 डिवाइड करता है। बट फेयर नाउ एवरी क्रोमोजोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स। ऑब्वियसली क्रोमोजोम्स तभी आपको दिखेंगे जब आपका सेल डिवाइड कर रहा हो। नॉन डिवाइडिंग सेल्स में क्रोमोजोम्स आर नॉट विजिबल। क्रोमोजोम्स को जो है बेसिकली स्टेन्ड विद बेसिक डाइज से स्टेन्स किया जाता है। एसेंशियल हैज ए एवरी क्रोमोजोल एसेंशियल हैज ए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप। ये आपको डायग्राम से समझ में आएगा। लाइक यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज ए बेसिकली ए क्रोमोजोम डायग्राम। सो यहाँ पे आप एक क्रोमोजोम को देखेंगे तो इसके पास जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट दिस वन, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर एंड सेंट्रोमियर के बाहर एक लेयर होती है, बेसिकली ऐसी लेयर होती है, उससे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर जो कि प्रोटीनियस डिस्क होती है दोनों साइड पे, ऑन साइड्स ऑफ सेंट्रोमियर वेयर स्पेंडल फाइबर्स अटैच। जब एक सेल डिवाइड करता है तो इसके स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। स्पिंडल जो कि नेक्स्ट चैप्टर में, यानी सेकेंड लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के सेल, जो कि हमारा अगला चैप्टर भी होने वाला है सेल साइकिल एंड डिवीजन, उसके हम सेकेंड लेक्चर में ये पढ़ने वाले हैं कि हाउ स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटिक कोर। ऑल्सो इट हैज़, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सैटेलाइट क्रोमोजोम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये बेसिकली जो क्रोमेटिड्स होते हैं एक सेंट्रोमियर के, एक सेंट्रोजोम के, ये जो है पूरा क्रोमोजोम्स है, इसके जो सेंट्रल पार्ट है उसे सेंट्रोमियर बोलते हैं, और जो सेंट्रोमियर के बाहर लेयर होती है उसे बोलते हैं काइनेटोकोर। एंड इट हैज़ क्रोमोजोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं बेसिकली, दीज आर क्रोमेटिड्स, इसे बोलते हैं ये ऐसे मान लिया फर्स्ट क्रोमेटिड एंड इसे कहते हैं सेकंड क्रोमेटिड। सो दो क्रोमेटिड होते हैं, यही क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं जब सेल का डीएनए डिवाइड करता है। और ये जो सेंट्रोमियर है ये सभी क्रोमोजोम्स में प्रेजेंट होता है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, सैटेलाइट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सैटेलाइट लिखा भी हुआ है। ये बेसिकली सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो जाती है एक क्रोमेटिड के ऊपर, जो कि ये ऐसे मतलब सभी आपको क्रोमोजोम्स में नहीं दिखेगी। दीज आर बेसिकली सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। So now we read every chromosome essentially has a primary construction or the centromere on the sides of which disc-shaped structure called kinematodes are present. Centromere holds two chromatids. यहाँ पे दो chromatids दिखे, एक ये वाला। Based on the position of the centromere, the chromosomes can be classified into 4 types. ये हम अभी पढ़ेंगे। ऑल्सो इन केस ऑफ, ये भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। समटाइम्स, यहाँ पे देखो, समटाइम्स ए फ्यू क्रोमोजोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस एट कॉन्स्टेंट लोकेशंस। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। तो कुछ क्रोमोजोम्स में जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है ये भी यहाँ पे शो हो जाती है, सभी में नहीं होती, कुछ में होती है, एंड इसे बोल देते हैं हम सैटेलाइट। कि एक सैटेलाइट टाइप में एक कुछ है जो कि, और ये नॉन स्टेबल होते हैं, नॉन स्टेन, हम इनको स्टेन नहीं करते, जबकि जो क्रोमोजोम्स है वो स्टेन्ड किए जाते हैं बेसिक डाई से, जबकि ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है ये नॉन स्टेन है, नॉन स्टेन, और जो क्रोमोजोम्स हैं वो बेसिक डाई से स्टेन किए जाते हैं। और ये जो ह्यूमंस में भी है 10 क्रोमोजोम्स आर सेट। बस आपको इतना याद रखना है कि ह्यूमंस में भी 10 क्रोमोजोम्स आर सैटेलाइट या फिर सेट क्रोमोजोम्स। इट मीन्स 5 पेयर सेट इन ह्यूमन। सो नाउ लेट्स वी रीड द साइज। बेसिकली जो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास बेसिकली 4 मेजर टाइप्स ऑफ जो है क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हम पहली जो टाइप है वो ये रही। सो बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट टाइप, जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल, अगर ये पूरी लेंथ मानते हैं, ओके, अगर आपने ये समझ लिया है और आपने आई होप कॉपी भी लिख लिया होगा, तो हम इसे सबको रिमूव कर देते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ आवर
साइज इज बेसिकली। तो अगर ये पूरी लेंथ है यहाँ तक आता, तो इसके बिल्कुल अगर आप देखें सेंट्रल पार्ट में जो है ये प्रेजेंट है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर दोनों ही बिल्कुल, अगर ये लेंथ देखें और अगर ये लेंथ देखें तो इक्वल है, तो इसे बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। नंबर वन को क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, नंबर वन इज मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक। अगर आप सेकंड में देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इतना वाला हिस्सा तो बड़ा है, यहाँ वाला तो बहुत बड़ा हो गया, और ये वाला छोटा है, बराबर नहीं है, लेकिन बराबर नहीं है, ये वाला कंपेरेटिवली बड़ा है और ये हल्का छोटा है। अब ये हल्का छोटा यानी मतलब सेंट्रोमियर इज स्लाइटली मूव्ड फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन। यहाँ पे बिल्कुल बीच में था और यहाँ पे हल्का सा शिफ्ट हो गया, तो जो यहाँ पे हल्का सा ऊपर चला जाता है, जो सेकंड टाइप का बोल देते हैं, इसे बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक मेटासेंट्रिक में बिल्कुल सेंटर में, और जो सब मेटासेंट्रिक है उसमें हल्का सा ऊपर चला गया, तो ये वाली लेंथ कंपेरेटिवली ज़्यादा बड़ी होगी और ये वाला कंपेरेटिवली छोटा हो गया। अब जो आप थर्ड टाइप का देखेंगे उसमें देखेंगे एक तो बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट डबल कर लीजिए आप, और एक बिल्कुल छोटू सा। तो इस टाइप के जो क्रोमोसोम्स हैं उसे बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। एंड द लास्ट एंड फाइनल, इसमें यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे नी होता है, ये वाला नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा, बेसिकली वी हैव टू मेक इट। हाँ, ऐसा बन गया बिल्कुल। अब हमें बनाना पड़ेगा कि उसका एक स्ट्रैंड तो ऐसा होता है एंड जो अनदर स्ट्रैंड है वो बिल्कुल ऐसा होता है। तो आप देखेंगे कि सारा का सारा जो बेसिकली है वो एक ही साइड पे है। इसका मतलब जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल टिप पे आ गया। सेंट्रोमियर टिप पे है, इसे हम कहते हैं टिलोसेंट्रिक। टिलोसेंट्रिक। एंड ये वाला ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट होता है, नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। नॉट प्रेजेंट। एंड इनकी बेसिकली एक शेप भी है, जो हम जो मेटासेंट्रिक को बोलते हैं वी शेप, और जो यहाँ पे जो सब मेटासेंट्रिक है इसे एल शेप बोलते हैं, एंड जो एक्रोसेंट्रिक है ये जे शेप हो जाता है, एक्रोसेंट्रिक जे। एंड जो यहाँ पे टिलोसेंट्रिक है इसे आई शेप, क्योंकि एक ही साइड है। अगर आप इसको हल्का सा अगर आप इसको फोल्ड कर देंगे तो ये दूसरा वाला बिल्कुल उसके बराबर नहीं जाएगा, इसलिए इसको जे शेप बोल देते हैं। एंड इसे एल बोल देते हैं क्योंकि एल में अगर आप देखेंगे तो ये वाली छोटी होती है एक बड़ा, और जे में एक बिल्कुल छोटा होता है, तो इसलिए जे होगा ये एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, और जो मेटासेंट्रिक है वो बिल्कुल वी, दोनों इक्वल होंगे स्टैंड वी, दिस टाइप। ओके, यहाँ तक हमने समझ लिया है। एंड द लास्ट पोर्शन, तो बेसिकली यहाँ पे एनसीईआरटी रीड करना रह गया था, हम एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। तो द मेटासेंट्रिक बेसिकली जो सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया गया है। तो द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज centromere slightly away from the middle of chromosome, resulting into one shorter arm and one longer arm. In case of acrocentric chromosomes, the centromere is situated closest to and forming one extremely short, one very long arm, whereas the telocentric chromosome has a terminal centromere. तो जो मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे दिया हुआ है कि मेटासेंट्रिक में सेंटर में होता है, और जो सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड जो एक्रोसेंट्रिक होता है उसमें एक बहुत बड़ा होता है एंड एक छोटा। एंड इन टिलोसेंट्रिक वी हैव एट द टर्मिनल वी हैव टर्मिनल सेंट्रोमियर। सो द लास्ट पोर्शन ऑफ आवर चैप्टर विच इज लेफ्ट इज माइक्रोबॉडीज। तो अब हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोबॉडीज, जिसमें बेसिकली हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो बेसिकली ये दोनों ही प्लांट और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली वी रीड 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज। वन इज पेरीऑक्सीमेज, वन इज पेरीऑक्सीसोम, पेरीऑक्सीसोम, पेरीऑक्सीसोम। ये बेसिकली ये दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट में भी और एनिमल में।
पेरीऑक्सोसोम जो है प्लांट और एनिमल में प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, एंजाइम कंटेन करती है फॉर पेरीऑक्साइड मेटाबॉलिज्म, हैज एंजाइम्स फॉर peroxide मेटाबॉलिज्म। सो बेसिकली क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो बेसिकली यहाँ पे एनिमल सेल्स में जो 2H2O2 होता है, ये बेसिकली हार्मफुल होता है, हार्मफुल टू आवर बॉडी। तो इसको जो पेरीऑक्सीडेज एंजाइम है, पेरीऑक्सीडेज जो कि कौन कंटेन करता है, पेरीऑक्सीसोम, पेरीऑक्सीडेज एंजाइम जो है इसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, 2H2O + O2। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेफ है क्योंकि एक वाटर है एंड एक ऑक्सीजन है। तो इसलिए पेरीऑक्सीसोम हेल्पफुल होता है फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। सेकेंड वी विल स्टडी दैट इज ग्लाइऑक्सीसोम एंड ये सी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स में पर्टिकुलर हम बात करें तो बेसिकली सीड में, प्लांट के सीड में ये प्रेजेंट होता है एंड बेसिकली ये फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट। Another is and also the last which is स्पेरोसोम। ये भी बेसिकली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। इसका वर्क होता है ये लिपिड स्टोर करता है, लिपिड को स्टोर करता है। तो हमने बेसिकली 3 प्रकार की माइक्रोबॉडीज पढ़े हैं। वन इज पेरीऑक्सीसोम जो कंटेन करता है पेरोक्सीडाइज मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स एंड द एंजाइम नेम इज पेरोक्सीडेज एंजाइम जो कि हार्मफुल टू H2O2 को कन्वर्ट कर देता है H2 + O2 में। सेकंड इज ग्लाइऑक्सीसोम जो कि प्लांट सीड में प्रेजेंट होता है एंड जो फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड इज स्पेरोसोम, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है जो कि इस लिपिड को स्टोर करता है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि अब हो गया हमें बेसिकली समरी है, जो बेसिकली हम नोट्स के साथ ही रिवाइज कर लेंगे। उसी में आज के लिए इतना ही टॉपिक एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दी PYQ सेशन एंड शॉर्ट नोट सेशन विच विल बी रिकॉर्डिंग लेक्चर प्रोवाइडेड टू यू। तो आज हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर बेसिकली होने वाला है वो होने वाला है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। वो भी हम इसी प्रकार से NCERT के थ्रू बहुत ही शानदार तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे। थैंक यू। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपना ख्याल रखें और नीट के लिए बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन को सीरियस रखें, तभी आपका अगले साल आपकी ड्रीम MBBS कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो पाएगा।